फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी लॉन्ग वायर या फिर किसी भी लॉन्ग कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है गॉस थ्योरम की मदद से। पिछली वीडियो में आपको पता है कि हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे इस लॉन्ग वायर के ऊपर करना है। हमें पता है कि जब लॉन्ग वायर के ऊपर हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हर जगह पे एक जैसा। और उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, मतलब उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एल होता है। ये बात हमें मालूम है। तो अब हमें क्या करना है कि इस वायर के पास हम लोगों ने क्या है, एक पॉइंट कंसिडर किया है पी, ठीक है। और हमें ये पता करना है कि ये जो वायर है ये इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है गॉस थ्योरम की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर डायरेक्टली E इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा पॉइंट चार्ज का, हम लोग वो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि पूरा का पूरा कंडक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से काउंट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E निकलेगी, और वहीं आप ऊपर से काउंट करोगे तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे से देखोगे तो और लंबा, राइट। और हमें ये भी नहीं पता कि ये वायर कितना लंबा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या है कि इस कंडक्टर को बहुत लंबा, मतलब इनफाइनाइट मान लिया है, जिस पर कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब ये लगाना मुश्किल है कि हम लोग जगह जगह से पॉइंट लगाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पिछली बार की तरह हम लोग छोटा सा हिस्सा मान के लगाएंगे तो वो प्रोसेस भी बहुत लंबा होगा, वहां पे बहुत लंबा इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? हमें पता है कि गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से जब भी हमें गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हमें ये मानना पड़ता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है वो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद है, और हम लोग वहां से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि चार्ज जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद रहता है तभी उसके अंदर से फ्लक्स बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लॉन्ग वायर के लिए या फिर इस लॉन्ग कंडक्टर के लिए किस तरीके की गॉसियन सरफेस बनेगी। तो हमें पता है कि गॉसियन सरफेस का जो सिमेट्रिकल होना जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब आप याद करके मुझे बताइए कि कोई भी लॉन्ग वायर या फिर कोई भी लॉन्ग कंडक्टर होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किस शेप में बाहर आती है। मैंने पहले बताया वो, आपको पता है कि ब्रश की तरह, जैसे ब्रश में से दाने बाहर आते हैं ना, कुछ इस तरीके से बाहर आती है, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके हिसाब से ही बनना चाहिए गॉसियन सरफेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि हमें पी पॉइंट पर निकालना है और ये जो पी पॉइंट है ये आर दूरी पर, यानी कि आर डिस्टेंस पर मौजूद है, तो उसके हिसाब से ही बनेगी। मतलब एक ऐसी सरफेस होनी चाहिए जो कि पी से होके गुजरे, राइट। तो पी से होके गुजरेगी तो कुछ इस तरीके से बनेगी। कुछ आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा मैंने एक लाइन खींच दी है और इसी तरफ बिल्कुल इसी आर की इस तरफ भी एक लाइन खींच दी है, राइट। तो ये जो शेप है ये कौन सा शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आपका कंडक्टर है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कुछ इस तरीके से, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बिल्कुल एक जैसी है, राइट। तो मैं इसको पूरा कर देता हूं कुछ इस तरीके से, ऊपर से भी मैंने इसको बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया। तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपके सामने तैयार होगी जो कि इसके लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है। आप लोग देख सकते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सब एक ही जगह पे, एक ही दीवार पे या फिर एक ही बाउंड्री पे जाकर के टकरा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है। इसी तरीके से दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हमें पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्योंकि अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से गुजरेगी कैसे? तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये जो आपकी सरफेस है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टकरा रही है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो थीटा यानी कि एरिया वेक्टर जो है उन दोनों की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। समझ गए हम लोग? तो वो भी सिमेट्रिकल हो गया, यानी कि थीटा भी सिमेट्रिकल हो गया। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है इसके अंदर? ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये तो दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस, यानी कि एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, ये थोड़ा सा खास है। खास ऐसे है कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगी, आगे तक इसी तरीके से निकलेगी, लेकिन इस सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कुछ ये है। क्योंकि आपको पता है इसका एरिया कुछ इस तरीके से जाएगा, सिलेंडर इस तरीके से खुलता है, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो मतलब 90 डिग्री के एंगल का मतलब क्या हुआ? हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो EDS कोस थीटा होता है,
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया ना। विच मीन्स ये हुआ कि जो ऊपर वाली और ये नीचे वाली जो सरफेस है, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगी। एक बार फिर समझिए, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब इसके अंदर से कुछ इस तरीके से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके एरिया वेक्टर की, मतलब इसका जो एरिया जिस तरफ बाहर निकलेगा वो इस तरफ बाहर निकलेगा, राइट, हर पॉइंट के ऊपर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गया ना। विच मीन्स इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगी इस सरफेस के ऊपर से, मतलब ऊपर वाली सरफेस से और नीचे वाली सरफेस से, मतलब 3 सरफेसेस हो गई यहाँ पर। गॉसियन सरफेस की भी 3 सरफेसेस हो गई, पहली ये बीच वाली जिसको आप लोग कर्व भी कह सकते हैं, और दूसरी ये ऊपर वाली, और तीसरी ये नीचे वाली, राइट। तो हमें क्या है कि अब इस सरफेस को 3 हिस्सों में तोड़ के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी हम लोग सही आंसर निकाल पाएंगे। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि जो हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो क्लोज इंटीग्रल के अंदर होता है उसकी वैल्यू हम लोग ई डी एस कोस थीटा भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला को 3 हिस्सों के अंदर तोड़ देंगे, एक S1, एक S2 और एक S3, मतलब 3 इंटीग्रल बनेंगे। पहला ई डी एस कोस थीटा S1 के लिए, दूसरा ई डी एस कोस थीटा S2 के लिए, और तीसरा ई डी एस कोस थीटा S3 के लिए, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू रखेंगे। हमें पता है S1 के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो थीटा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो 0 है, तो ये भी कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये तो ई डी एस निकल के आएगा इंटीग्रल के अंदर। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है S2 के अंदर, तो ये 0 होगा। इसी तरीके से नीचे वाले में क्या होगा? ये भी 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो तो 90 डिग्री का बनेगा दोनों के बीच में, राइट। तो ये दोनों सरफेसेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है वो 0 ही निकलेगा, यानी कि दोनों के दोनों 0 हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा हमारा क्लोज इंटीग्रल के अंदर ई डी एस। अब देखिए जो ई है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट के लिए सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और अंदर जो डी एस बचा हुआ है यानी कि एरिया, अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इस वाले कर्व एरिया का पूरा जो सरकमफेरेंस है वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा, राइट। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? हम लोग उसको मान लेते हैं एल। क्यों? क्योंकि हमने क्या इतना माना है, इस एरिया को, मतलब इस गॉसियन सरफेस की जो लंबाई है हम लोग एल मान के चलते हैं, तो इसकी लंबाई मल्टीप्लाई बाय इसका सरकमफेरेंस, इसका एरिया बन जाएगा, राइट। तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर जो होता है वो थोड़ा सा कर्व तो होता ही है ना, तो 2 पाई आर एल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E2 पाई आर एल। तो ये जो LHS वाला साइड होता है हमारे गॉस थ्योरम का वो E2 पाई आर एल निकल के आया। अब हमें क्या करना है? इसी तरीके से RHS वाला पार्ट निकालना है, यानी कि हमें ये देखना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है। चार्ज की वैल्यू हम लोग किसी भी लॉन्ग वायर पे कैसे निकालते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी की मदद से निकालते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग शुरुआत में ले चुके हैं, लैम्डा है। लैम्डा इज इक्वल टू में Q अपॉन में L होती है। अब देखिए जरा सोच के देखिए कि हम लोगों ने फिलहाल इतना गॉसियन सरफेस माना है और हमें नहीं पता कि ये वायर कितना लंबा है, तो हम लोगों ने इसकी जो लंबाई है वो L मानी है, यानी कि लेंथ L मानी है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके चार्ज की वैल्यू क्या हुई? Q इज इक्वल टू में लैम्डा L हुई कि नहीं, राइट। अब ये बढ़ भी सकता है, मतलब ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है यानी कि गॉसियन सरफेस है ये इतना रहे जरूरी नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। मतलब मान लीजिए कि L जो है वो बहुत बढ़ जाए, L बढ़ जाएगा तो साथ में लैम्डा भी बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने L माना है इस चीज को, तो इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? लैम्डा L होगी, यानी कि Q की जगह लैम्डा L रखेंगे। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है जो आपके सामने क्लोज इंटीग्रल में ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर क्या LHS और RHS की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। LHS की जगह आप लोग रखेंगे E2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू में Q की जगह क्या रखेंगे? Q की जगह रखेंगे लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि ये जो L है ये बराबर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। तो आपके सामने वैल्यू निकलेगी E2 पाई आर इज इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हम लोग E की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाकी सब कुछ इस तरफ चला जाएगा, यानी कि E इज इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एक लॉन्ग वायर की वजह से जो उसके आसपास फैलती है। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी लॉन्ग वायर या फिर किसी भी लॉन्ग कंडक्टर के ऊपर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पिछली उस वीडियो के अंदर कुछ ये वैल्यू निकल के आई थी इंटीग्रल के अंदर, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है। ये जो है इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है।
उस टाइम पे इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना होता, फिर बहुत बड़ा इंट्रीगेशन हो जाता। लेकिन अगर आप लोग उसे भी सॉल्व करते तो वैल्यू आपके सामने यही निकल के आती। तो इसका मतलब किसी भी लॉन्ग वायर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स वैल्यू आपके सामने ये निकल के आ रही है। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगर इसकी लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, यानी कि उस वायर के अंदर अगर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करवा के उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉस थ्योरम की मदद से कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको लग रहा है कि डेरिवेशन थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, हालांकि डेरिवेशन उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे सारी लॉजिक की बात है कि हम लोगों ने कैसे गॉसियन सरफेस लगाया, राइट। क्यों हम लोगों ने यही गॉसियन सरफेस चुना? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चाहिए था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई क्वेरी रहती है, कोई कंफ्यूजन रहती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।